हाय बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं में विषय अर्थशास्त्र का अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र में जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याएं होती हैं, उन आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण दो आधार पर किया जाता है, एक व्यष्टि और एक समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। व्यष्टि इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्री बोलते हैं, इसे व्यापक अर्थशास्त्री बोलते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक व्यक्तिगत इकाइयों और विशिष्ट परिवार, जैसे कि एक व्यक्ति है, एक फर्म है, एक बाजार है, एक वस्तु का मूल है, इनका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कुल आय, कुल उपभोग, कुल विनियोग, कुल बचत, इनका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके आगे हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ सबसे पहले तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से तात्पर्य है व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो व्यक्तिगत इकाइयों, आर्थिक इकाइयों और अर्थव्यवस्था के छोटे भागों, उनके व्यवहारों, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे अर्थशास्त्र को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में जैसे कि एक फर्म है, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म कई फर्मों को मिलाकर के एक उद्योग बनता है। तो एक फर्म, एक बाजार, एक वस्तु की कीमत आदि का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा में देखेंगे प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरों, आयों और व्यक्तिगत उद्योगों एवं विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ये परिभाषा प्रोफेसर बोल्डिंग ने दी थी। इसके बाद एक पॉइंट नोट करिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बात आती है कीमत सिद्धांत। तो कीमत सिद्धांत से तात्पर्य व्यष्टि अर्थशास्त्र में है वस्तुओं की कीमतों से है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। तो पूर्ण रोजगार की मान्यता के कारण प्रमुख समस्या चूंकि साधनों के बंटवारे की होती है, और साधनों का बंटवारा कीमतों के आधार पर किया जाता है। इसी कारण से व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या विशेषता है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं हैं, सबसे पहला है वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन, तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में वैयक्तिक और विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करते हैं। वैयक्तिक इकाइयां और विशिष्ट इकाइयों का, इसका संबंध चूंकि जो वैयक्तिक और विशिष्ट इकाइयां हैं, इनका संबंध समूहों से नहीं, ना तो योगों से होता है, बल्कि वैयक्तिक इकाइयों और विशिष्ट इकाइयों से होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध। ठीक है, इसलिए कहा गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी विशेषता है आपकी छोटे भागों का अध्ययन। छोटे भागों का अध्ययन, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। इसी दृष्टि से जैसे कि एक उद्योग, एक वस्तु की कीमत, एक बाजार आदि का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसलिए कहा गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है कि छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। इसलिए आगे बताया गया है कि उद्योगों फर्मों से मिलकर बनी है, परंतु अर्थव्यवस्था का यह एक छोटा भाग है। तो जो फर्में हैं वो उद्योग है जो फर्मों से मिलकर बना है, और ये जो फर्में हैं ये अर्थव्यवस्था का या उद्योग है, ये अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा भाग होती है। ठीक, इसके आगे तीसरी विशेषता होगी आपकी, तीसरी विशेषता है पूर्ण रोजगार की मान्यता। पूर्ण रोजगार की मान्यता, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। इसलिए क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मानना है कि जितने भी संसाधन बेरोजगार हैं उन सभी को रोजगार में लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए इसकी विशेषता है कि पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चलना। नेक्स्ट होगा, चौथा पॉइंट है आपका कीमत सिद्धांत। तो कीमत सिद्धांत के बारे में हमने अभी आपको अभी बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में चूंकि पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है, तो पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चलने के लिए सबसे प्रमुख समस्या होती है साधनों के बंटवारे की। अब जब साधनों के बंटवारे की समस्या होती है, तो साधनों का बंटवारा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है वह कीमतों के आधार पर किया जाता है। इसलिए कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय है। ठीक है, तो ये थी आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आगे हम चर्चा करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है अर्थव्यवस्था में। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व देखेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक।
तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिक आर्थिक इकाई, चूंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने आपको बात की कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक होता है। तो अब क्यों होता है? क्योंकि जो व्यक्तिक आर्थिक इकाइयां होती हैं वही मिलकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं। इसलिए व्यक्तिक जो आर्थिक इकाइयां हैं वो संपूर्ण व्यवहार को प्रभावित करती हैं अर्थव्यवस्था की, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तिक आर्थिक इकाइयों का विस्तृत अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। और अर्थव्यवस्था की एक एक इकाई का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में करके हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझ सकते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति बनी हुई है। इसलिए बताया गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को में का अध्ययन करके हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर वो अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका व्यक्तिक इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक। तो जो व्यक्तिक इकाइयां हैं, व्यक्तिक इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करके जो हमारी जो व्यक्तिक आर्थिक इकाइयां हैं, इन व्यक्तिक आर्थिक इकाइयां अपने आर्थिक क्षेत्र में निर्णय लेने में हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र मदद करता है। इसलिए कहा गया कि व्यक्तिक इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिक इकाइयों को अपने अपने क्षेत्र की जो आर्थिक समस्याएं हैं, इन समस्याओं के संबंध में जो आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं उनको निर्णय लेने में मदद करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे कि एक उपभोक्ता अपना व्यय किस प्रकार का करे, एक उपभोक्ता जो होता है उसके द्वारा जो आय प्राप्त की गई है उस आय को किस प्रकार व्यय करे, इसकी जानकारी हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र से बहुत अच्छे से मिल सकती है यदि हम इसका अध्ययन करते हैं। एक फर्म है, अपना उत्पादन किस प्रकार करे, वस्तु की कीमत क्या निर्धारित करे, इस प्रकार से, और उत्पादन न्यूनतम लागत कम से कम हो, इन सभी जो समस्याएं हैं उनका समाधान व्यक्तिक आर्थिक जो व्यष्टि अर्थशास्त्र उनके द्वारा किया जा सकता है। और हम जो एक फर्म है या एक उद्योग है वह अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है, इन सभी समस्याओं का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन करके हमें बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए व्यक्तिक आर्थिक इकाइयां जो हैं वो उन्हें अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक। तीसरा पॉइंट है अपना कीमत सिद्धांत विश्लेषण में सहायक। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा कीमतों के जो सापेक्ष ढांचे हैं उनके अध्ययन में हमें मदद मिलती है व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे कि विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाए, उत्पत्ति के विशिष्ट साधनों का विवरण क्या होगा, जो अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विषय है का केवल अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए कीमत सिद्धांत विश्लेषण में जो व्यष्टि अर्थशास्त्र वह हमारी मदद करता है। चौथा पॉइंट होगा महत्व का आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो आर्थिक नियम हैं उन नियमों को निर्णय लेने में व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारी सहायता करता है। अब किस प्रकार करता है, जैसे कि अर्थव्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण नियम हैं, आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक, नियमों में
सहायक। तो अर्थव्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण नियम हैं, जैसे कि सम सीमांत नियम, उपयोगिता ह्रास नियम और उपभोक्ता बचत इत्यादि का निर्माण सीमांत विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। और सीमांत विश्लेषण किस पर आधारित है? अपना व्यष्टि अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण यंत्र है सीमांत विश्लेषण। इसलिए आर्थिक नियमों में के निर्माण में जो कीमत सिद्धांत, जो आर्थिक नियम है, इनको लेने में सहायता करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है व्यक्तिक इकाइयों की कार्यकुशलता में वृद्धि। व्यक्तिक इकाइयों की कार्यकुशलता में वृद्धि। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करके हमारी जो व्यक्तिगत इकाइयां हैं, यह इनकी कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सकती है। जैसे कि अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाली विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयां हैं, उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करके उनमें पाई जाने वाली जो कमियां हैं, उन आर्थिक इकाइयों, व्यक्तिगत इकाइयों की जो कार्यकुशलता है, इस कार्यकुशलता में जो कमी है, उन कमी का अध्ययन करके हम उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि कर सकते हैं। और उन कमियों का अध्ययन हम किसके आधार पर कर सकते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कर सकते हैं, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक एक बिंदु पर का अध्ययन किया जाता है, अर्थव्यवस्था के एक एक क्षेत्र का, एक एक स्टेप का। इसलिए उनकी कमी का पता करके हम उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है या महत्व है। इसके आगे हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। अब चूंकि हमने अभी अर्थ पढ़ा, उसके बाद विशेषताएं पढ़ी, उसके बाद हमने महत्व पढ़ा। अब महत्व के बाद हम देखेंगे इसकी क्या सीमाएं हैं। सीमाएं, दोष, आलोचनाएं, ठीक एक ही बात है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, ठीक है। तो सीमाओं में देखेंगे, सबसे जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं वह निम्नलिखित हैं। जैसे कि सबसे पहली बात है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत न करना। ये सबसे पहला बिंदु होगा कि जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सही चित्र प्रस्तुत न करना। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की सबसे पहली जो सीमा है या आलोचना है या दोष है, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों के संचालन एवं संगठन के विश्लेषण में ही लगा रहता है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वह व्यक्तिगत इकाइयों के संचालन, उनके संगठन पर एक विश्लेषण, एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, इसी में ही लगा रहता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसलिए कहा गया कि परिणाम यह निकलता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का इसके द्वारा सही ज्ञान प्राप्त करना चूंकि संभव नहीं होता है, तो इसकी यह सीमा है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता है। दूसरी बात है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। तो दूसरी सीमा है कि अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है व्यष्टि अर्थशास्त्र, मान्यताओं पर आधारित। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की कुछ ऐसी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जैसे कि एक यहाँ पर बात की गई थी कि पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है अर्थव्यवस्था में। तो आप देखते हैं कि यदि 100 लोग हैं या 100 बेरोजगार हैं या जितने अर्थव्यवस्था में बेरोजगार खड़े हुए हैं,
क्या वास्तव रूप से आज उनको हम रोजगार दे सकते हैं? मुमकिन चीज नहीं है कि यदि 100 व्यक्ति खड़े हैं तो आप 100 लोगों को रोजगार दे दें। यदि फर्म में जितने संसाधन बेरोजगार पड़े हुए हैं हम सभी को हम रोजगार दे दें, ये स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक रूप से हमें यह देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या कहा गया था कि पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है, इसलिए यह इसका दोष है कि यह अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। दूसरी बात है कि पूर्ण प्रतियोगिता, अब हर क्षेत्र में आपको पूर्ण प्रतियोगिता देखने के लिए नहीं मिलेगी। दूसरी बात, और जैसे अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है जो वास्तविक जीवन में हमें देखने के लिए नहीं मिलती, यह इसका एक दोष है। नेक्स्ट है व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्षों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू ना होना। तो तीसरा जो दोष है या सीमा है व्यष्टि अर्थशास्त्र की, यह है कि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषणों में, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि आर्थिक विश्लेषणों को अपने के निष्कर्षों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषणों के निष्कर्षों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू ना होना, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू ना होना। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो निर्णय लिए, जैसे कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों में जो निर्णय लिए गए हैं, क्या वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के पर लागू हो सकते हैं? ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक फर्म ने जो निर्णय लिए हैं वो सभी फर्में ले सकती हैं, ऐसी स्थिति तो उत्पन्न नहीं हो सकती। एक इकाई ने यदि एक बाजार ने जो निर्णय लिए हुए हैं, ऐसा भविष्य में हमें देखने के लिए या व्यवहारिक रूप से देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए कहा गया कि व्यष्टि आर्थिक अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो आर्थिक विश्लेषण किए गए हैं और उनसे जो निष्कर्ष निकले हैं वह निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होते हैं। और यदि लागू हो जाएंगे तो जैसे कि हम बात की जाए कि संपूर्ण व्यष्टि अर्थशास्त्र में कहा गया कि संपूर्ण समाज को बचत करनी चाहिए। यदि आप बताइए कि यदि संपूर्ण समाज बचत करने लगेगी, यदि संपूर्ण जो समाज है वह यदि सभी लोग बचत करने लगेंगे तो क्या हमारे उद्योग धंधे इंडस्ट्रीज वगैरह क्या चल सकेंगे? कभी नहीं चल सकते। लोगों को रोजगार मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता है। यदि सभी लोग बचत करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो कमाएंगे यदि खर्च नहीं करेंगे तो निश्चित है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैल जाएगी। इसलिए सभी बचत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि सभी बचत करेंगे तो यह एक हानिप्रद हो जाएगा और हानिप्रद होने से उपभोक्ता जो वस्तुएं हैं उनकी मांग में कमी आ जाएगी, क्योंकि लोग खर्च नहीं करेंगे। और जब वस्तुओं की मांग में कमी आ जाएगी तो उत्पादन में भी कमी आएगी। जो रोजगार में लगे हुए संसाधन हैं उनको फर्म से बाहर किया जाएगा और अर्थव्यवस्था में क्या फैल जाएगी? फिर बेरोजगारी फैल जाएगी। इसलिए कहा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में विश्लेषणों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है अपना, कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करना संभव नहीं। कुछ जो आर्थिक समस्या हैं, कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करना संभव नहीं। कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करना संभव नहीं है।
तो जैसे कि हम बात करें कि राजस्व के क्षेत्र में जो अनेक समस्या हैं, जैसे कि मौद्रिक नीति है, रोजगार स्तर है, राष्ट्रीय आय है, प्रशुल्क नीति जैसी महत्वपूर्ण जो समस्या हैं जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है, इनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करना चूंकि संभव नहीं है, इसलिए इसकी यह सीमा है कि कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करना संभव नहीं है। तो वो कुछ जो आर्थिक समस्या है, जैसे कि हमने बताया आपको, मौद्रिक नीति है, रोजगार का स्तर है, राष्ट्रीय आय है, प्रशुल्क नीति है, इनका अध्ययन चूंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करना संभव नहीं है। ठीक है, तो आज हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हम अगले पीरियड में देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में।